अहम खबर देखिए, होस्टोमेल में बूचा से भी खतरनाक बर्बरता का दावा। ये अहम खबर दिखाते हुए मैं आपको ले चलता हूं अपर स्टूडियो की तरफ। बूचा से भी खतरनाक बर्बरता का दावा यहां किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जगह नहीं, बूचा में तो सिर्फ क्योंकि रूस की सेना रिट्रीट कर गई है, इस जगह पर है नहीं, इसलिए सच्चाई अब परत दर परत सामने आती जा रही है। लेकिन बूचा से भी खतरनाक हालात कई जगहों के हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि मारियोपोल में इससे भी खतरनाक हालात हैं और अब दावा यह किया जा रहा है कि कीव ब्लास्ट में होस्टोमेल, ये जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जहां वहां पर बूचा से भी खतरनाक स्थितियां बनी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि होस्टोमेल में बूचा से खतरनाक बर्बरता हुई है। होस्टोमेल के मेयर की बॉडी यहां पर मिली है। तो क्या ये स्थितियां साफ इंडिकेट कर रही हैं? क्या ये स्थितियां साफ इंडिकेट कर रही हैं कि हालात बेहद खराब हैं? क्या ये स्थितियां साफ बता रही हैं कि अगर मेयर की बॉडी मिल रही है और कहा जा रहा है कि कई जगहों पर मेयर्स को एब्डक्ट किया गया है, सिविलियंस को एब्डक्ट किया गया है और मेयर को मारा तक गया है, बॉडी भी मिली है, तो क्या ये पर्याप्त सबूत हैं किसी को वॉर क्रिमिनल घोषित करने के लिए, ये बताने के लिए कि रूस की सेना ने जो वॉर को लेकर लीगैलिटी है उसको वायलेट किया है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं और पहले आपको यह भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है उसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं और ये आप जानते हैं कि इन 15 जजेस में से एक जो चीफ जस्टिस होता है और उसमें अलग अलग देशों के लोग होते हैं और इसमें 9 साल के लिए इनको बनाया जाता है। हर 3 साल में इनमें से 5 को बदला जा सकता है। लेकिन आज जो हमारे साथ ये कानून के जानकार जुड़ रहे हैं, इनसे आपका परिचय करा देता हूं और आज हमारे लिए यही हमारे जज हैं और इनकी निगाहों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं, क्या रूस की सेना ने वॉर क्राइम करने का काम किया है। और हमारे साथ ये जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनके साथ आपका परिचय करा देता हूं मैं। अभिषेक राय इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली से हमारे साथ इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और इसके अलावा बैरिस्टर वकास खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से और पाकिस्तान से आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल कानूनों की निगाहों में क्या रूस और पुतिन ने गुनाह किया है। अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक कुमार राय जो कि कानून के जानकार हैं, यूनाइटेड किंगडम से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वनिता पाटिल, सीनियर काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे साथ इस चर्चा में और ये बताएंगी कि क्या वाकई पुतिन ने गुनाह किया है। वजीर अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लीगल कंसल्टेंट सऊदी अरब से। इन तमाम मुल्कों से जुड़ने वाले लोग जिनमें से एक अली ताहिर भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और टर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टर्की में इस समय बहुत बातचीत हो रही है, रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की बातचीत भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन को गुनहगार ठहराने के लिए भी पूरा ग्राउंड कंसोलिडेट किया जा रहा है। क्या वाकई उन पर क्या उन पर यह अपराध बनता है और क्या वो कन्विक्ट किए जा सकते हैं और कन्विक्शन अगर होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास अपनी कोई पुलिस नहीं है, उन मुल्कों पर मुनहसर होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है जहां के व्यक्ति को इसमें कन्विक्ट किया जाता है गिरफ्तारी के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं, अमेरिका ही चलते हैं वनिता जी के पास। आप किस तरीके से देखती हैं मैडम, अभी तक जो ग्राउंड क्रिएट किया गया है, क्या वो पुतिन को गुनहगार साबित करने के लिए काफी है? I believe so. There is a body of international law relating to the way the war should be waged, in particular international human rights and the Geneva Conventions, as you rightfully mentioned. The 1997 Geneva Conventions are very clear. Civilians, particularly there is a protocol which kind of talks about in order to ensure respect for the protection of the civilian population and civilian objects, the parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and the military objectives. But that's not what's happening in Ukraine. They have been attacking the children's hospital. Ma'am, something that I would like to know. Sorry, I'm intervening, but I would like to know
when there are civilians who are holding guns in their hands, they actually are serving as the combatants. How would they be differentiated from the normal soldiers? There are rules and regulations that needs to be followed. Not all civilians are holding guns. Some of them are trying to protect their families, their properties. They are not fighting the war in the ground. So Vanita ji, I would like to stop you here. You are making a very important point, ma'am. We want to emphasize upon this. We don't want to just to hush up. We want to emphasize upon what you've said. अभी वनिता जी कह रही है, बहुत ध्यान देने लायक बात है, अमेरिका से ये बात कही गई है। वनिता जी इस बात पर जोर दे रही हैं कि देखिए उनमें आपको भेद करना पड़ेगा। अगर सिविलियन ने हाथ में बंदूक ली हुई है, हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना चाहता हो सकता है वो लीगल लाइसेंस होल्डर हो एक बंदूक का। आप कैसे उसको एक सैनिक मानते हुए उस पर गोली चला देंगे, ये कहते हुए कि आप तो सिविलियंस भी हाथ में बंदूक थामे हुए हैं, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें? बहुत अहम मुद्दा, बहुत अहम पॉइंट यहां पर कहा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।